इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए सत्यम गुप्ता और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस लॉस के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अगर आप भारत में बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि आपके बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स अगर आप किसी भी तरीके का व्यवसाय करना चाहते हैं तो उस व्यवसाय से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं। तो जो हमारा आज का ये सेशन रहने वाला है ये इन्हीं सारे बिजनेसेस लॉस के ऊपर है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि लॉज का मतलब क्या होता है, कि किस तरीके से वो लॉज ऑपरेट होते हैं, मींस कैसे उनका ना इनॉग्रेशन होता है, वो कैसे हमारे पास आए। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कानून मानव जाति की स्थापित आदतों और सोच का एक हिस्सा है। ये जो पॉइंट यहाँ बोला गया है ये बोल रहे हैं कि स्टैब्लिश्ड हैबिट एंड थॉट्स ऑफ मैनकाइंड। लॉ क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो कि ह्यूमन प्रजाति मीन्स जो आप लोग रहते हैं उनको एक लाइवलीहुड को सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं एक लॉ का फॉर्म दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि जितने भी आने वाली हमारी पीढ़ी है या जितने भी ह्यूमन बींग्स सारे लोग रहते हैं वो उन्हीं लॉज का पालन करें। इससे क्या होगा कि जो हमारी लाइवलीहुड है वो ईजी हो जाएगी। तो यहाँ बोला गया लॉ इज द पोर्शन ऑफ स्टैब्लिश्ड हैबिट एंड थॉट्स ऑफ मैनकाइंड which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and the government। क्या होता है, देखिए बोला गया है एक समान नियमों में ढाला गया और इसे प्राधिकरण द्वारा समर्थन और सरकार की शक्ति प्राप्त है। देखिए, सरकार की शक्ति यहाँ पे जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब तक सरकार इसको बैक नहीं करेगी, मीन्स अगर सपोज आपने कोई लोकल लॉ बना दिया, सपोज एग्जाम्पल में बात करते हैं और आपका एक छोटी सी सोसाइटी है जिसमें आप रहते हैं, वहां पे एक पार्क में ना कुछ पेड़ पौधे लगाए गए और पेड़ पौधे लगाने के साथ आपने एक लॉ बना दिया कि उस सोसाइटी का कोई भी मेंबर उस पेड़ पौधों से एक भी फूल नहीं तोड़ेगा। तो क्या होता है ना, छोटा सा इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ। तो अभी क्या हो गया, कोई भी फूल पौधा नहीं तोड़ेगा, ये आपने बना दिया नियम। अब इस नियम का जब तक पूरा सोसाइटी बैक नहीं करेगा तो क्या होगा, आपने लॉ तो बनाया मगर हर दिन कोई ना कोई पेड़ से फूल तोड़ ले जाता है और उसका कोई भी कुछ नहीं करता। तो क्या होगा, ऐसे लॉ ऐसे नियम का कोई भी मतलब नहीं है जिसको कोई भी आए दिन आके तोड़ता है और चला जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ये जो नियम बनाए जाते हैं इनको सरकार का समर्थन बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि इनका इन्फोर्समेंट जो करेगा, मीन्स नियम बनाने के बाद जो उनका इन्फोर्समेंट होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर कोई नियम बनाया गया है तो उसका इन्फोर्समेंट होना बहुत ही आवश्यक है। वो इन्फोर्समेंट अगर कोई करता है तभी उस लॉ का एक असली नियम निकल के आता है, उसका असली मतलब तभी है। तो इसीलिए बोला गया कि नियम बनने के बाद लोकल अथॉरिटी और सरकार के साथ उसका प्रॉपर समर्थन होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ लॉ के बारे में, कि जो लॉ बनते हैं उनकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, मतलब कितने तरीके के लॉज होते हैं और किस किस कैटेगरी में उनका डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर इस तरीके से हम लोग बात करें तो सबसे पहले होता है इंटरनेशनल लॉ, फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके बाद होते हैं क्रिमिनल लॉ, और इसी को जब हम नीचे उतर के आएंगे तो हो जाते हैं सिविल लॉ, और सिविल लॉ के बाद आते हैं हमारे व्यवसायिक लॉ या बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ जिनको हम लोग कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं कि अगर आप एक लोकल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हम और आप हैं, और अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे ऊपर कुछ इंटरनेशनल लॉज नहीं लगते हैं। इंटरनेशनल लॉ का जो पूरा सेक्शन है वो तभी काम में आता है जब आप कभी इंटरनेशनल डीलिंग में कर रहे होते हैं या आपका जो केस होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, तभी वहां पे इंटरनेशनल लॉ सामने आते हैं। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो आपका संविधान होता है जहाँ पे भी आप रहते हैं। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत का जो संविधान है उसने आपको कुछ कानूनी लॉ बनाए हुए हैं, उनका पालन आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे लॉज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि आप जिस देश में रहते हैं वहां के बेसिस पे है।
उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ क्रिमिनल लॉ, जिनको हम लोग कहते हैं आपराधिक कानून। ये क्रिमिनल लॉ जो होते हैं हमारे, ये आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस भी एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं, वहां पे उस बाउंडेशन के अंदर क्रिमिनल लॉज इसलिए तरीके से लगते हैं कि वहां पे कोई क्राइम ना करे। मीन्स क्रिमिनल चीज वो होती है जो ह्यूमन माइंडकाइंड की जो हमारी एग्जिस्टेंस होती है उसको थ्रेटन करती है। क्राइम वो हर एक चीज होती है जो नॉर्मल ह्यूमन मैनकाइंड को थ्रेटन करे। तो इस तरीके के लिए कुछ क्रिमिनल लॉज बनाए गए। उसके बाद कुछ होते हैं हमारे सिविल लॉज। सिविल लॉज नॉर्मल डे टू डे वर्किंग वाले। और उसके बाद आते हैं हमारे बिजनेस और मर्केंटाइल लॉज, जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो वो लॉ जो है वो क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल, सिविल भले ही ना हो, बट अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस लॉ आपके लिए पालन करना आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉ के बारे में कि इसमें क्या होता है। बिजनेस लॉ क्या होता है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ कंप्राइजिंग लॉ कंसर्निंग ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब ध्यान से समझिए, इनमें बोला गया है इस कानून की शाखा में व्यापार, उद्योग और वाणिज्य से जुड़े कानून होते हैं। मीन्स क्या हो गया, जो टोटल हमारा बिजनेस लॉ होता है वो ट्रेड की बात करेगा। अब ट्रेड की बात वो क्या करेगा कि किस तरीके से आपको व्यापार करना है, आपकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है उसमें आप कहाँ से माल लेके आएंगे। प्लस नॉर्मल जो लॉ होता है वो क्या होता है कि किस टाइम में आपको उसको पेमेंट करना है। एक नॉर्मल सा लॉ समझिए, लॉ ये बोलता है बिजनेस का कि अगर आपने कहीं से माल खरीदा और माल को आप आगे बेचते हैं तो आपने जो माल खरीदा है उसका पेमेंट आपको करना है। यानी जो पीछे वाला पार्टी है जहां से आप माल लेके आते हैं उसको आप पेमेंट करेंगे, आगे वाला पार्टी आपको पेमेंट देगा। ये हमारा एक नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो हो गया। और जो बिजनेस लॉ होते हैं वो हमारे इसी तरीके से डील करते हैं कि अगर आपने पीछे से माल लिया था तो कितने दिन के अंदर आइडियली आपको पेमेंट कर देना है, प्लस अगर नहीं दिया तो कितना वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है या आपके ऊपर कौन कौन से लीगल एक्शंस ले सकता है। ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। और ये लॉज जो हमारे होते हैं ये इंडस्ट्री वाइज और टोटल कॉमर्स वाइज रिलेट करते हैं। तो जितने भी इस तरीके के लॉज हैं वो सारे हमारे बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आपको हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि जो हमारे बिजनेस लॉ बनाए जाते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मीन्स क्यों हम ऐसे अलग अलग तरीके के बिजनेसेस लॉ बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट हैज गिवन राइज टू नीड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे पास इस तरीके का जटिल व्यवसायी का वातावरण बन गया है कि यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है। हर कोई चाहता है कि अपने पीछे वाले से आगे निकले। तो क्या होता है कि कभी कभी इस चीजों के लिए आगे निकलने की पूरी जो हमारी रेस लगी हुई है उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अपना लिया जाता है जो कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं है और वो क्रिमिनल की कैटेगरी में भी हो सकती हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि हमको बिजनेस लॉ के लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा बन चुका है जहां पे बिजनेस करना बहुत ही कठिन है। उसके बाद है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कानून की अनदेखी कोई भी बहाना नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप कानून बनाएंगे तो जितने बिजनेसेस उस एरिया में काम कर रहे हैं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। फिर कोई भी बहाना नहीं बना सकता कि ये लॉ मुझे पता नहीं था या मैं इस कैटेगरी में आता नहीं हूँ, क्योंकि लॉ जो होता है वो सबके ऊपर इक्वली लगता है। उसके बाद क्या है, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क। वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हर एक बिजनेस करने वाले को ये पता होना चाहिए कि लीगल फ्रेमवर्क जो पूरा काम करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए कि मीन्स अगर वो कर रहा है तो उनके कौन कौन से दायित्व हैं जिनको उनका निवारण करना चाहिए, और दायित्व होने के साथ साथ मीन्स क्या होते हैं, वो कौन कौन सी उनकी ऑब्लिगेशंस हैं जिनको वो फुलफिल करेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंड द पर्पस एंड लॉजिक ऑफ लॉ मीनिंगफुल वन अंडरस्टूड। देखिए, लॉजिक किसी भी लॉ का तभी समझ में आएगा जब आपको उसका पर्पस समझ में आएगा कि वो जरूरी है क्यों। आप अगर चाहें कि किसी लॉ का लॉजिक समझेंगे तो वो तभी आप समझ सकते हैं जब उसका आपको पर्पस समझ में आएगा कि वो बनाया क्यों गया था, उससे आपको क्या क्या फायदे निकल के आ रहे हैं। उसके बाद है प्रिवेंटिव लॉ। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो प्रिवेंटिव लॉ की कैटेगरी में आते हैं। वो इस तरीके के लॉज होते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं किसी भी मिस हैपनिंग को होने से। अगर आप चाहेंगे कि प्रिवेंटिव लॉ फॉलो करें तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस इजीली हो जाएगा और कुछ ना कुछ जो आपकी छोटी मोटी ऊपर नीचे चीजें लगी रहती हैं उनसे आप प्रिवेंट हो सकते हैं। उसके बाद है द सक्सेस ऑफ लॉयर डिपेंड अपॉन वेल इन्फॉर्म्ड क्लाइंट बेटर बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। देखिए, ये बोला गया है सक्सेस ऑफ लॉयर डिपेंड्स अपॉन अ वेल इन्फॉर्म्ड क्लाइंट। मीन्स जो वेल इन्फॉर्म्ड क्लाइंट होगा वही अपने लॉयर की सक्सेस डिपेंड करेगा। तो इसी तरीके से आपको भी अगर आपके सारे बिजनेसेस के लॉ पता है तभी एक आप सही से काम कर सकते हैं। उसके बाद है बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। मीन्स टोटल सोसाइटी एक अच्छी तरीके से ऑपरेट करे और हर बिजनेसमैन को अपने रूल राइट्स एंड ड्यूटीज पता हो। तो उन सबके लिए जरूरी है कि हमारे पास बिजनेस लॉ जो है वो अच्छे से एप्लीकेबल हो
और सारे व्यापारियों को इनके बारे में जानकारी दी जाए। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ। जो हमारे ये बिजनेस लॉ है ये कहाँ से आते हैं, मीन्स वो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि जो बिजनेस लॉ है ये बन सकता है या आएगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ देखिए क्या होता है, ये वो लॉज होते हैं जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में डील करते हैं कि आपको कैसे किसी से डील करना है, किन किन नॉर्मल पैरालांस पे आप डील करेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये नॉर्मल डे टू डे वाले जो हमारे जितने भी डे टू डे वाले लॉज होते हैं वो ये सारे लॉज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऐसे स्पेसिफिक चीजें नहीं होती हैं जिनको आप मानेंगे, बट वो सारी कॉमन चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के तहत आती हैं। उसके बाद कुछ होते हैं स्टैच्यूरी लॉज। जो हमारे स्टैच्यूरी लॉज होते हैं वो स्टैच्यूरी लॉज इस तरीके के होते हैं कि वो ये डील करते हैं कि जो लीगल लायबिलिटीज हैं हमारी वो किस तरीके से फुलफिल हो रही है। तो इनको आप समझ सकते हैं कि जितने भी लीगल लॉज होते हैं वो सब स्टैच्यूरी की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद कुछ होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिनको हम लोग कहते हैं प्रशासनिक कानून। ये वो सारे लॉज होते हैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लॉज के अंदर तहत आता है। उनके द्वारा बनाए हुए जो हमारे लॉज होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे हम लोग चलेंगे और बात करेंगे बिजनेसेस बीइंग अफेक्टेड बाय डिफरेंट लॉज। कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस, मतलब किस किस तरीके के जो लॉज होते हैं उनसे हमारे बिजनेसेस को इफेक्ट होता है, तो इनके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले होता है लॉ ऑफ ट्रॉट्स। ट्रॉट्स के कुछ कानून होते हैं, इन सब बिजनेसेस से हमारे इफेक्ट होते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉ बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का लॉ क्या होता है, वो बात करता है कि अगर आपने किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करके वो कॉन्ट्रैक्ट किया और कोर्ट के माध्यम से उसको रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ना फुलफिल होने में आपको कौन कौन सी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, वो सारे लॉसेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है लॉ ऑफ सेल्स, कि सेल्स अगर आपको करना है तो उससे रिलेटेड भी एक लॉ है। उसके बाद है लॉ ऑफ एजेंसी, अगर आप बिजनेसेस के बारे में कुछ एजेंसी देते हैं, किसी को करते हैं, तो ये कुछ ऐसे बिजनेसेस बीइंग अफेक्टेड बाय डिफरेंट लॉज, ये अलग अलग तरीके के कुछ लॉज है जिनसे अगर आप अपना बिजनेसेस करते हैं तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे इन्हीं में से कुछ और लॉज के बारे में कि वो सारे लॉज भी जो हमारे होते हैं वो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, संपत्ति से रिलेटेड जितना भी कानून होता है। संपत्ति मीन्स कोई भी ऐसी पर्सनल पोजीशन में आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आप ओन करते हैं, अगर उस पर आप बिजनेस करते हैं, या कोई बिजनेस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कानून होते हैं जो कि प्रॉपर्टी एक्ट या उसके तहत लिखे गए हैं, जिनको आप लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट में जाके। तो वो जो कानून है वो ये भी कानून आपके बिजनेस को ही इफेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो भले आपके बिजनेस की है बट उसके ऊपर ना वो प्रॉपर्टी वाला लॉ लगता है। तो प्रॉपर्टी का जो लॉ होता है वो इफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को भी। उसके बाद है लॉ ऑफ बैंकरप्सी। देखिए बैंकरप्सी मींस दिवालियापन जो होता है, ये वो कंडीशन हो जाती है आपकी जहां पे आप अपनी जो लायबिलिटीज होती है उनको फुलफिल नहीं कर सकते। सपोज अगर आपने एक बैंक लोन ले रखा है और आपका 1 करोड़ रुपए का बैंक लोन है और आपके बिजनेस में जो टोटल एसेट्स हैं वो मात्र 50 लाख रुपए के बचे हैं, तो उस केस में आप ना वो लोन तो रीपे कर ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप बैंकरप्सी अगर आप घोषित हो जाते हैं, अगर आपको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो सारे एसेट्स हैं उनको सेल करके जो पैसा रियलाइज होगा उसी पैसे से जो लोन है वो आपका रीपे किया जाएगा। ये जो पूरा केस है ये डील करता है बैंकरप्सी लॉ से। तो जो हमारा बैंकरप्सी वाला लॉ है वो भी इसमें डील करता है, वो लॉ भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। और लास्ट में है लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या आता है कि वो भी जितने भी चीजें होती हैं, जैसे आपका एक चेक हो गया, एक ट्रैवलर्स चेक होता है, ये जितने तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें एक हुंडी भी चलता था पहले, तो ये जितने भी तरीके के मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका भी एक लॉ होता है कि अगर आपने किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइम में ऑनर होना चाहिए, और अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में जिसने उसको दिया था उसकी क्या लायबिलिटी बनती है पेमेंट करने की, प्लस किसने अगर रिसीव किया है और वो डिसऑनर हो गया तो कौन सी वो लायबिलिटीज बनती हैं जिसके तहत अगर वो उसको रिसीव किया था और वो डिसऑनर होता है तो उनकी लीगल ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं उसको फुलफिल करेंगे, वो पेमेंट किस तरीके से करना है, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है लॉ ये हमारी डिफाइन करता है।
आगे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे लीगल ड्यूटीज अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। दोस्तों देखिए, अगर आप बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी करने के साथ साथ आपकी कौन सी लीगल लायबिलिटीज बनती हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा सिविल ड्यूटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एंड क्रिमिनल ड्यूटीज। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ आपकी सिविल ड्यूटीज बनती हैं, सिविल ड्यूटीज के साथ साथ कुछ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती हैं और लास्ट में कुछ क्रिमिनल ड्यूटीज होती हैं। ये ड्यूटीज का आपको पालन करना चाहिए और ये ड्यूटीज आपके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी आपकी ड्यूटीज है अगर आप बिजनेस करते हैं। उसके बाद है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये देखिए, इस तरीके की बात होती है, लिमिटेड लायबिलिटी तभी होती है जब आप क्या करते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करते हैं। वहां पे क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया था, अगर आपने 1 लाख रुपए लगा के कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है और आपकी उसमें कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए की है, तो जो आपका वहां पे ना नेचर होगा, जो टोटल आप डील करेंगे उसमें वो आपकी जो लायबिलिटी निकल के आएगी वो मात्र 1 लाख रुपए की ही होगी। भले कंपनी में 10 लाख रुपए का लॉस हो जाए, मगर आपसे जो पैसा लिया जाएगा वो 1 लाख तक ही लिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। यही अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं और 50 लाख रुपए में बिजनेस का आपको लॉस हुआ, तो प्रोप्राइटर का ये कंडीशन होती है कि वो 50 लाख फुलफिल करेगा, चाहे वो अपने पर्सनल एसेट्स बेचे, अपना घर बेचे, कुछ भी बेचे, मगर उसको 50 लाख रिकवर कराना ही कराना है। इसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और उस केस में अगर आपका बिजनेस लॉस हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें बेच बाच के भी वो वो जो लॉस है उसको रिकवर करना है। इसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद देखिए होता है कुछ फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं कि अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया है तभी वो एप्लीकेबल होंगी, और कुछ स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज भी होती हैं कि जिनको आपकी लायबिलिटी है आपको पालन करना ही करना है, उसको आप फुलफिल करेंगे ही करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी लायबिलिटीज होती हैं अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये सारी लायबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल देंगे, हम लोग बात करेंगे लीगल राइट्स ऑफ ग्रुप अफेक्टेड बाय बिजनेस। अगर कोई ग्रुप है जो बिजनेस करता है तो उससे रिलेटेड उनकी लीगल राइट्स कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बिजनेस करते हैं तो इनमें से ही कोई आप कुछ होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो जो कंपनी के अंदर रह के काम कर रहा है। दूसरा हो गया कंज्यूमर एंड कस्टमर, जो आपका सामान खरीदते हैं वो आपके कंज्यूमर और कस्टमर हो गए। तीसरे हो गए आपके शेयर होल्डर, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। चौथे हो गए आपके क्रेडिटर, जिन्होंने आपको सामान सप्लाई किया। अब अगर हम लोग इन सभी की लायबिलिटी समझना चाहें तो देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉयज जो हमारे होते हैं उनकी होती है सामूहिक सौदेबाजी। इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव बार्गेन। एम्प्लॉय जो होते हैं इनके पास एक लीगल लायबिलिटी या लीगल राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। और दूसरा होता है मैंडेटरी वर्कर कॉम्पेंसेशन। एक वर्कर कॉम्पोजिशन होता है, इसको भी मैंडेटरी है कि वो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो इनमें से दोनों चीजें जो होती हैं ये आपकी लीगल लायबिलिटी बनती हैं। उसके बाद कंज्यूमर और कस्टमर आते हैं हमारे। कंज्यूमर और जो कस्टमर होते हैं इनकी भी कुछ लीगल लायबिलिटीज बनती हैं। तो कंज्यूमर और कस्टमर्स भी अपनी लीगल लायबिलिटी को अच्छे से समझें और उसका पालन करें। उसके बाद जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी जो लीगल लायबिलिटीज होती है वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और डेरिवेटिव एक्शन। अब डेरिवेटिव एक्शन और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है कि अगर कोई छोटा शेयर होल्डर है जिसके पास आप चलिए मान के कि 1% या 2% शेयर होल्डर के राइट्स हैं, तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया हमारा छोटा शेयर होल्डर। तो उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करना प्लस डेरिवेटिव एक्शन लेना भी इनकी एक लीगल लायबिलिटी है। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर हमारे। क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर को चाहिए होता है अपने पैसे की सिक्योरिटी और बैंकरप्सी। अब पैसे की सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है कि अगर आपने उसने आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख का माल दे दिया है उधार पे, तो उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए कि जो उसने आपको 10 लाख का माल दिया हुआ है वो माल बेच के आप उसको पैसा देंगे, पैसा रियलाइज होगा और ना मिलने पे उसको पैसा कैसे मिलेगा वो भी सिक्योरिटी उसको चाहिए। देखिए, क्रेडिटर के बारे में जो मैंने आपको बताया, पहले तो उनको सिक्योरिटी चाहिए अपने माल पे बेचे हुए पैसे की, और दूसरा उनको क्या चाहिए, दूसरा उनको चाहिए सिक्योरिटी बैंकरप्सी की भी। मीन्स अगर किसी ने उनको माल बेचा है और माल बेचने के बाद वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा तो उनके ऊपर बैंकरप्सी कोड लगेगा। और बैंकरप्सी कोड लगने के साथ साथ क्या होता है कि उनका माल जो होता है उसका पेमेंट जो कोर्ट होती है वो किस तरीके से करती है, वो टोटल उनका सारा जो एसेट्स होता है उसको बेचती है, जो पैसा उससे रियलाइज होता है उससे क्रेडिटर का होता है पेमेंट। तो ये कुछ ऐसे लॉज थे जो एप्लीकेबल होते हैं लीगल ग्रुप्स के ऊपर।
आगे चलेंगे हम लोग बात करेंगे और किसी ऐसे बिजनेसेस की, इसमें क्या क्या होते हैं। कम्युनिटी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो जो कम्युनिटी होती है जिसमें आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं उनके क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले अर्बन प्लानिंग और ट्रॉट के लॉज उनके होते हैं। उसके बाद होता है स्टेट। स्टेट मीन्स जिस राज्य में आप काम कर रहे हैं उनके कौन कौन से राइट्स हैं। सबसे पहले है क्रिमिनल इन्फोर्समेंट, फ्रेमवर्क फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन बिजनेस अफेयर्स, और लास्ट में है स्टेट ओन बिग बिजनेसेस। ये कुछ ऐसे वो है, इसमें क्या होता है, विवाद निपटाने का रेखा रूप, व्यवसायिक मामलों पर सरकार का नियम और राज्य का बड़ा व्यवसाय। दोस्तों ये क्या है, ये जो ग्रुप्स बिजनेस से इफेक्ट होते हैं, मींस क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्टेट में बिजनेस करते हैं तो जो मैंने आपको जितनी चीजें बताई वो सारी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से इफेक्ट होती है। तो अगर आपके बिजनेस से कोई इफेक्ट हो रहा है तो उसकी कुछ राइट्स भी होंगे कि वो राइट्स फुलफिल वो कर सकता है अगर वो आपके बिजनेस से इफेक्ट हो रहा है। उसी में जो हमारी सरकार होती है उनके पास ही कुछ राइट्स होते हैं कि क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स कर सके, फ्रेमवर्क बनाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाएगा बिजनेस अफेयर्स का, और स्टेट ओन करता है हमारे बिग बिजनेसेस जितने भी हाउसेज होते हैं उनको स्टेट ओन करता है। तो ये सारे कुछ ऐसे केसेस थे जहां पे बिजनेस को ऑपरेट करने वालों के लिए लीगल लायबिलिटीज और ड्यूटीज होती हैं वो बताई जाती हैं। आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे बिजनेस पर्सन एंड द लॉ। देखिए क्या होता है, बिजनेस पर्सन के अगर माध्यम से हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले है कि लॉ रेगुलेट ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है उसके जितने भी सारे एरियाज हैं उनको क्या करता है, लॉ रेगुलेट करता है। मैंने आपको अलग अलग तरीके के लॉज बताए हैं, तो वो जितने भी लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फैक्टर्स बिजनेस ओनर्स मस्ट कंसीडर कौन कौन से होते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, या क्या ऐसी चीज होगी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, और अगर तोड़ता है तो उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा। ये कुछ ऐसे 4 मामले मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हम कोर्ट में इन्फोर्स कर पाएंगे। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का है या वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का है। और तीसरा हो जाता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसको हम कैसे उसकी रेजोल्यूशन लाएंगे, और लास्ट में आता है हमारा रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी ने तोड़ा तो आप उसका रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जीएसटी जो आया था हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखा गया था। वो कॉन्सेप्ट था कॉम्पोजिशन स्कीम का। ये स्कीम क्या होती है, ये उन सभी टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देती है जो कि छोटे लेवल पे अपना बिजनेस करते हैं। मीन्स अगर आप एक बहुत छोटी सी दुकान चलाते हैं या कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं जिसमें एक स्पेसिफाइड लिमिट रखी गई है टर्नओवर की, अगर आपका टर्नओवर वहां तक नहीं पहुंचता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जीएसटी की रेगुलर स्कीम को ऑप्ट ना करके कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको कुछ फायदे दिए जाएंगे जो कि रेगुलर स्कीम से हटके होंगे। मींस अगर रेगुलर स्कीम में आपको रिटर्न्स ज्यादा फाइल करने हैं तो कुछ उस तरीके के बेनिफिट्स हैं, प्लस कुछ टैक्स रेट्स में भी रिडक्शन करी गई है कि अगर रेगुलर वाला 18% दे रहा है तो आप 1, 2 या 5% दे के भी बच सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये इसी कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो ऐसे लोग हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्पोजिशन स्कीम जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन जो होते हैं वो ऑप्ट कर पाएंगे, बट आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं या ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे ये स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया गया। तो चलिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं टर्नओवर की। तो बोला गया है कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी इज अ सिंपल एंड इजी फॉर टैक्स पेयर स्कीम। टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इजी स्कीम है, बट इसके अंदर क्या बोला गया, जो टर्नओवर की हमारी लिमिट रखी गई है वो बोली गई है 1.5 करोड़ रुपए से कम, और सेवा प्राप्त जो करते हैं उनका टर्नओवर होना चाहिए 50 लाख रुपए से कम। देखिए इसका क्या मतलब है कि ये हमारे लिए टर्नओवर जो रखा गया 1.5 करोड़ रुपए का, ये रखा गया जो कि गुड्स सप्लाई करते हैं, और जो सर्विस सप्लायर है मीन सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनके लिए लिमिट हमारी है 50 लाख रुपए की। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली 2 बात है कि अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं, कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हैं, आपकी कोई दुकान है जिसमें आप कोई सामान सप्लाई करते हैं, उस केस में क्या करना होगा, उस केस में आपके लिए लिमिट होगी 1.5 CR। और ये लिमिट जो हमारी है, ये लिमिट हमारी एनुअल बेसिस पे डिसाइड होती है। मींस अगर हमारा साल का टर्नओवर इससे ऊपर जाता है तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और इसी केस में अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस देना चाहते हैं या सर्विस देते हैं, तो आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस की लिमिट है। अगर 50 लाख रुपीस से ऊपर का टर्नओवर है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट ना करके रेगुलर में आपको जाना पड़ेगा।
इसी के साथ साथ कुछ ऐसे व्यवसाय बताए गए हैं हमको जिन व्यवसायों में भी अगर आप डील करते हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले हमारा है आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू के निर्माता। अगर आप इन तीनों में से कोई भी सामान बनाते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, पान मसाला हो गया या तंबाकू, इनमें से कोई भी बनाने का व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शन का नहीं दिया जाएगा। दूसरा होता है एक व्यक्ति जो अंतर्राज्यीय आपूर्ति करता रहता है। इसका मतलब क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली में सप्लाई करें तो उस केस में भी आपको कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। थर्ड हो गया एक आकस्मिक कर आयोग व्यक्ति या अनिवासी कर अयोग्य व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है कि नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हो गया या कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए टैक्स जमा करते हैं। मीन्स क्या होता है कि जिनको हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेरी टैक्स पेयर्स भी जो हमारे होते हैं कि पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया और वो पर्पस पूरा होने के बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन अगर सरेंडर करना चाहते हैं, उस तरीके के व्यक्ति भी हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। और लास्ट में है ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले, जो भी अपना सामान ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अगर सेल करते हैं तो वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना सामान सप्लाई करते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक मैंने दोस्तों जो आपको बताया उसमें मैंने ये बताया कि टर्नओवर कितना होना चाहिए, प्लस वो कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें अगर आप डील करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं और स्कीम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जानते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ बोला गया है GST has composition scheme which is alternative method of levy of tax for small taxpayers। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो छोटे व्यवसाय वाले होते हैं उनके लिए ये स्कीम है। दूसरा ये है अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम टैक्सपेयर्स हैज टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट। देखिए बोला गया है करदाता के कुल टर्नओवर पर रियायती दर से कर का भुगतान किया जाता है। रियायती दर मीन्स क्या हो गया? कंसेशनल रेट, आपका रेट रिड्यूस कर दिया जाएगा। दिस एलिमिनेट्स द नीड टू मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अकाउंट और रिकॉर्ड्स भी डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायर्ड इन द कॉम्पोजिशन स्कीम इज मच लेस देन रेगुलर। अगर आप कॉम्पोजिशन में आते हैं और रेगुलर को छोड़ के कॉम्पोजिशन में आते हैं तो क्या हो सकता है, आपके पास आवश्यकता अनुपालन की राशि भी नियमित कर भुगतान की योजना में तुलना में कम है। मींस ये जो मैंने आपको बताया था कि रेट तो ऑलरेडी रिड्यूस है, उसके बाद अगर जो आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और रिकॉर्ड्स छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन की लागत में कम करना जो था, ये इसका उद्देश्य था कि जो कॉस्ट आप लगाते हैं रिकॉर्ड्स, बुक्स और सबको मेंटेन करने में, उस कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाए। तो ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम इज टू मेक थिंग्स सिंपल एंड रिड्यूस कंप्लायंस। जो हमारे छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कंप्लायंस को रिड्यूस करना। और लास्ट में है इट इज अ वॉलंटरी एंड ऑप्शनल टैक्स पेमेंट स्कीम। देखिए वॉलंटरी और ऑप्शनल दोनों ही बातें इसलिए बोली गई कि आपके ऊपर पूरी तरीके से ये डिपेंडेंसी छोड़ी गई है। अगर आपका टर्नओवर क्या होता है कि बहुत ही कम है, मींस जो ये लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई करी गई है 1.5 करोड़, इससे भी कम का टर्नओवर है, तो अगर आप चाहते हैं तो कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल में भी रह सकते हैं। तो ये स्कीम आपको ध्यान रखना है कि ये वॉलंटरी है प्लस ये ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इससे कम है तो आपको कॉम्पोजिशन ऑप्ट ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि टर्नओवर लिमिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए तो आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 1.5 करोड़ की लिमिट होती है, ये लिमिट तो आप समझ गए होंगे। ये किसके लिए है? जो कि गुड्स सप्लायर होता है। मीन्स ये अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो ये लिमिट आपके लिए है। उसके बाद देखिए बोला गया है कि ये लिमिट जो है ये थोड़ी सी रिड्यूस करी गई है किसी स्टेट्स के लिए। वो स्टेट्स आप जानते होंगे जीएसटी में ना कुछ ऐसी स्टेट्स रखी गई हैं जिनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं। मीन्स वहां पे जो व्यवसाय होता है वो बहुत छोटे लेवल पे होता है, तो वहां पे कुछ जो लिमिट्स होती हैं उनको और रिड्यूस कर दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 75 लाख का कर दिया गया। मीन जो ये 1.5 करोड़ का टर्नओवर था इसको रिड्यूस करके और 75 लाख कर दिया गया। वो किसके लिए हुआ? वो स्पेशल कैटेगरी की जो हमारी स्टेट्स थी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 स्टेट्स हमारी ऐसी हैं, 9 स्टेट्स हैं। इन 9 स्टेट्स में अगर आप डील करते हैं और कॉम्पोजिशन स्कीम आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो इन केसेस में आपका जो टर्नओवर होगा वो 75 लाख रुपए का रहेगा। अगर आपका टर्नओवर इससे ज्यादा जाता है तो आपको कॉम्पोजिशन का फायदा नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप इन स्टेट्स में हैं तो आपको टर्नओवर 1.5 करोड़ ना मिलके 75 लाख का ही मिलेगा अगर आप कॉम्पोजिशन लेना चाहते हैं। आगे चलेंगे और अब हम लोग बात करेंगे टर्नओवर लिमिट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में कि कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और उनके लिए लिमिट कितनी रखी गई। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्विस प्रोवाइडर्स के लिमिट हमारे लिए है 50 लाख रुपए की, और ये जो मनी 50 लाख की लिमिट है इसको इन्हीं स्टेट्स में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या बोला गया, थोड़े से दो तरीके में अलग अलग ये बात बताई गई है। देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि लिमिट जो सर्विस प्रोवाइडर्स की है 50 लाख हो गई, और सर्विस ऑफ गुड्स हु आल्सो प्रोवाइड सर्विस ऑफ सप्लाईज, मींस क्या हो गया कि अगर कोई गुड्स के साथ साथ सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहा है तो ये उसको स्कीम ऑप्ट करने को कब दी जाएगी, वो ध्यान से समझिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा है जो कि सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कर सकता है, वो माल भी सप्लाई करता है, उस केस में क्या है, अप टू 10% ऑफ हिज टर्नओवर इन एन स्टेट, उसको तभी यह स्कीम दी जाएगी जब वो क्या करता है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है वो अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर ही होनी चाहिए। ध्यान से समझिए। देखिए, इस बात में बोली गई अगर हम क्या करते हैं 50 लाख रुपए का जो टर्नओवर है हमारा, ये टोटल टर्नओवर है, तो इसका जो हमारा 10% होता है वो हो जाएगा 5 लाख रुपए। तो अगर इस 5 लाख रुपए तक ही हमारा जो सर्विस का टर्नओवर वो है तो ही हम ये स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे। दूसरी देखिए बात बोली गई है 5 लाख तक अप टू 5 लाख मीन्स क्या हो गया, या टोटल टर्नओवर हमारा 5 लाख ही का ही है जो कि सर्विस से आ रहा है, उस कैटेगरी में भी हम डील कर सकते हैं। तो अभी समझिए, अगर आपका टर्नओवर जैसे मैंने बताया 50 लाख से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख ही आएगा। इसको अगर हम लोग ऊपर करते जाते हैं, मीन्स अगर ये 70 लाख हो जाता तो ये अमाउंट हमारा 7 लाख हो जाता। तो इस केस में क्या होता है कि 7 लाख तो हमारा 10% निकल के आ जाता और ये हो जाता 5 लाख। दोनों में से जो भी हमारा हायर है ये लिमिट हो जाती। तो इस केस में हमारी लिमिट निकल के आ जाती 7 लाख रुपए की। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे जीएसटी रेट्स के ऊपर कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऐसे रेट्स हैं जिन रेट्स के तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप सभी जानते होंगे कि देखिए, जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेट जो हमारा था वो क्लासिफाई किया गया है सरकार की तरफ से। इसमें टैक्स रेट हमारा स्टार्ट होता है बहुत ही छोटे लेवल से, मीन्स 1% से भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप 1, 2, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 5%, 12%, 18% और 28% तक का टैक्सेशन है। उसके बाद कुछ सेसेस लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको क्या फायदे दिए गए, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो था वो रेट्स के ऊपर था। देखिए, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं और आप मैन्युफैक्चरर हैं, मीन्स कोई भी ऐसा सामान है जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी, तो उस केस में क्या होगा, आपको सीजीएसटी जो देना होगा वो 0.5% का होगा। ये 0.5% ऑफ टर्नओवर का देंगे आप। एसजीएसटी होगा जो वो भी 0.5% का होगा। इस तरीके से जो टोटल रेट हमारा निकल के आता है वो 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1%। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो मैन्युफैक्चरर है अगर ये रेगुलर स्कीम में होता तो ये 18% से टैक्स देता। अभी क्या किया, ये कॉम्पोजिशन में आ गया, तो कॉम्पोजिशन में आने की वजह से जो इनका टैक्स रेट था वो रिड्यूस होके 1% पे चला गया। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसको जो 1% किया गया तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया, बट एक छोटी सी बात इसमें ये भी है कि जो रेगुलर वाला मैन्युफैक्चरर होता वो क्या करता, वो इनपुट लेता। तो बहुत ही बड़ी बात इसमें यह है कि इनपुट जो है वो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया, मींस ये जो मैन्युफैक्चरर 1% से टैक्स दे रहा है ये इनपुट नहीं ले सकता। आगे देखिए, ट्रेडर्स के लिए क्या बात करी। अब ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो कि दूसरे से इन मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए भी यही सही सेम है, 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1%। इनके लिए भी ये सेम रखा गया, मीन्स इनको भी क्या करते हैं 0.5 रेट से हिसाब से 1% के अकॉर्डिंग इनको टैक्स देना है। देखिए, रेस्टोरेंट सर्विस, आप सभी को पता होगा, मैंने भी अभी बताया आपको कि सर्विस सेक्टर पे ये स्कीम पहले एप्लीकेबल नहीं थी। मीन्स क्या होता था कि सर्विस सेक्टर वाला अगर चाहता तो कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता, बट यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट लाया गया था। उस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स थे जिन्होंने ये डिमांड रखी कि वो भी चाहते हैं कॉम्पोजिशन के तहत काम करना। तो इसमें क्या बोला गया कि वो सारे रेस्टोरेंट जो कि शराब की आपूर्ति करने वालों के अलावा, मींस अदर देन दो सप्लाइंग अल्कोहल, जो भी अल्कोहल सप्लाई करते हैं उनके अलावा जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उन सभी को ये स्कीम दी गई कि वो कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं। और आने के बाद उनका जो रेट रखा गया वो 2.5 प्लस 2.5 मीन्स उनको ना 5% के रेट से अपना जीएसटी देना होगा कॉम्पोजिशन में आने के बाद भी। और लास्ट में जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहता है कि वो सर्विस प्रोवाइडर जो है
वो कॉम्पोजिशन में आ जाए तो उस केसेस में क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बोला गया कि अगर आप आते हैं तो आपको 3+3 आपको टोटल 6% के रेट से जो है वो जीएसटी देना पड़ेगा, और 6% के रेट से जीएसटी देने को अगर आप तैयार हैं तो आप कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टैक्स इज पेबल इवन ऑन सप्लाईज विच आर अदरवाइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप रेगुलर स्कीम में रहते हैं तो वहां पे बहुत सारी ऐसी सप्लाईज हैं जिनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा गया है, मींस उनको अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना। बट क्या होता है कि अगर आप कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं तो जो टोटल सप्लाई होती है आपको उस पर देना पड़ता है इस रेट से टैक्स। एक एग्जाम्पल समझिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं और आप क्या करते हैं कि आपकी कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाईज है, तो अगर आप रेगुलर स्कीम में रहते हैं तो आप 18% टैक्स देते हैं जो टैक्सेबल आइटम था, और एग्जेम्प्ट आप एग्जेम्प्ट में शो कर देते, उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ना था। अब क्या हुआ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में आ गए और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपने कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर लिया तो आपका टैक्सेबल टर्नओवर प्लस आपका जो एग्जेम्प्ट वाला टर्नओवर था दोनों को टोटल किया जाएगा, और उस टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको देना पड़ेगा 1% से टैक्स। यही बात यहाँ देखिए लिखी हुई है कि टैक्स इज पेबल इवन ऑन सप्लायर्स विच आर अदरवाइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जो जीएसटी पे एग्जेम्प्ट है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप क्या करते हैं, आप इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम मींस क्या है, वो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको इस स्कीम को ऑप्ट करने को नहीं दिया जाएगा। देखिए इसमें कुछ ऐसे पर्संस रखे गए हैं जिनको ये स्कीम ऑप्ट करने को नहीं देते हैं। सबसे पहले कौन है, पर्सन सप्लाइंग गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। आप जानते होंगे जीएसटी में बहुत सारे ऐसे गुड्स अभी भी हैं, जैसे पेट्रोल वेट्रोल हो जाता है जिनपे अभी भी टैक्स नहीं लगता, मतलब जिसपे अभी भी आप जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते हैं, ओल्ड जो आपका टैक्स रिजीम था वही लगता है। पेट्रोल, अल्कोहल, इस तरीके के अलग अलग गुड्स हो गए। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन जो होगा वो इन गुड्स में डील करता है, मींस वो गुड्स जिन पे जीएसटी नहीं लगता, अगर आप उसमें डील कर रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन है तो भी आप कॉम्पोजिशन नहीं ऑप्ट कर सकते। उसके बाद है पर्सन इंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि यूपी में है और आप दिल्ली में गुड सप्लाई करना चाहते हैं तो इस केस में भी आपको क्या होता है, इस केस में भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद है एक आकस्मिक कर योगी मींस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो किसी पर्पस के लिए अपना बिजनेस में आते हैं और बिजनेस में आने के बाद क्या करते हैं, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए काम करते हैं, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी के कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और अब बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में आगे और कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इन सब किलो के डीलर हैं, मींस जिसमें आइसक्रीम आती है, टोबैको आता है, आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला या इनमें से कोई भी चीज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। इसमें आइसक्रीम हो गया, पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया। उसके बाद जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हमारे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस तरीके के जो ऑपरेटर्स हैं, इनके ऊपर अगर अपना आप माल सप्लाई करते हैं तो भी आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। और लास्ट में है पर्सन इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप अपना माल भारत के बाहर बेचना चाहते हैं या बेचते हैं उस केस में भी आप ऑप्ट नहीं कर सकते। देखिए ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि भारत के बाहर अगर आप बेच रहे हैं तो आपको ही पता है कि कॉम्पोजिशन आपको तभी मिलेगा जब आप सेम स्टेट में सप्लाई करेंगे। मीन्स अगर आपका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का है तो आप यूपी में कहीं भी सप्लाई करिए, आप कॉम्पोजिशन ले सकते हैं। मगर जैसे ही आपने यूपी का बॉर्डर क्रॉस किया, आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, आपको रेगुलर स्कीम के तहत ही टैक्स देना पड़ेगा और वही चीज आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कंडीशंस की जिनको आपको अवेल करना पड़ेगा तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे। देखिए उसी में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है वो अवेल आपको करनी पड़ेगी सारे बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए। कॉम्पोजिशन स्कीम शुड बी अवेल फॉर ऑल बिजनेस प्रीमाइसेस। देखिए ये दोस्तों ये बात इसलिए बोली गई है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो एक ही स्टेट में रन तो करते हैं बट अलग अलग प्रीमाइसेस में रहते हैं। मीन्स क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस है यूपी में रजिस्टर्ड है, वो लखनऊ से ऑपरेट हो रहा है, उसकी एक फैक्ट्री या एक यूनिट कानपुर में हो सकती है, दूसरी बरेली में हो सकती है, या वो कहीं भी हो सकती है।
तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका सेम रजिस्ट्रेशन है और आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन वाला आपकी जितनी सारी स्टेट थी सबके लिए एप्लीकेबल होगा और सभी पे बराबर से लगेगा। उसके बाद है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वही पॉइंट है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। मीन जो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था उसमें क्या होता था कि टैक्स जो आपने पीछे दिया हुआ है ऑलरेडी उस टैक्स का आपको बेनिफिट मिल जाता था और जो पोर्शन आप कमाते थे या आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता था उसी के ऊपर आप टैक्स लगाते थे। बट अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। फायदा ना मिलने का मतलब है कि आपके पास जितना भी आईटीसी होगा पहले तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद से जब आप आगे कोई भी माल खरीदेंगे तो उस पर भी मिलने वाला जो आईटीसी है उसको आप अवेल नहीं कर सकते। मीन जो आपको टैक्स का पेमेंट करना है वो आपको कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा, आपको नेट बैंकिंग के थ्रू चालान जमा करना पड़ेगा। आप आईटीसी का फायदा उठा के वो पेमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है कस्टमर्स नॉट एलिजिबल फॉर टेक क्रेडिट ऑन कॉम्पोजिशन टैक्स। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जो आगे सामान लोगों से टैक्स चार्ज करेंगे उसमें क्या होता है कि टैक्स जो होता है वो 1% आप ही को देना होता है। कॉम्पोजिशन का टैक्स जो होता है वो आप बिल पे नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो कॉम्पोजिशन का टैक्स आपने बिल पे लगाया ही नहीं तो उस टैक्स का जो बेनिफिट है वो आगे वाले जो आपके टैक्स पेयर्स हैं वो भी नहीं ले पाएंगे। मीन्स क्या होगा, सपोज एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे कोई सामान आपका था वो पीछे से आपने 100 रुपए पे खरीदा था। अब इस पे 100 रुपए पे खरीदने के बाद 18 रुपए का जीएसटी लगा था और ये सामान 118 रुपए का आपके पास आया। अगर आप एक नॉर्मल स्कीम में होते और इस सामान को अगर आप 120 रुपए का बेच देते तो क्या होता कि 120 का बेचते तो 120 के ऊपर आप टैक्स लगाते और जीएसटी लगाने के बाद जो अमाउंट आता उस अमाउंट पे आप इसको सेल कर देते। अभी क्या होता है कि ये जो जीएसटी का अमाउंट है इसका क्रेडिट मिल जाता आपके परचेजर को, जिसने भी आपसे सामान लिया उसको ये क्रेडिट मिल जाता। बट अगर आप इस स्कीम में आने के बाद कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो 120 रुपए का सामान था इसके ऊपर आप क्या करते, आपको कोई टैक्स लगाना ही नहीं था। जो 1% का आपका रेट होता वो रेट आप ऑटोमेटिक इंक्लूड करके इसमें चार्ज करते या इसको अपने पास से जमा करते। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जीएसटी लग रहा था इसका बेनिफिट आपके परचेजर को मिलेगा ही नहीं। मीन्स वो ये स्कीम में इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। तो आप चाहें तो इसको एक शॉर्ट कमिंग भी समझ सकते हैं सिस्टम की कि जो आपके परचेजर हैं वो भी क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और ना ही आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं इसी स्कीम के बारे में। देखिए बिल ऑफ सप्लाई के बारे में यहाँ बोला गया कि जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगा वो क्या करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। अभी देखिए क्या है, पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट एलिजिबल टू इशू टैक्स इनवॉइस। आप सभी को पता होगा कि जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टैक्स इनवॉइस का। वो क्या होता है कि आपको जब भी सामान मिले आपको प्रॉपर एक टैक्स इनवॉइस लेना होता है। वो टैक्स इनवॉइस वही पर्सन इशू कर सकता है जो कि रेगुलर स्कीम में है। अगर आप एक कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए हैं तो आप उसकी जगह पे बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। आप टैक्स बिल के साथ में टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है तो आप रेगुलर स्कीम में होने चाहिए। कॉम्पोजिशन के अंदर आप ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है वैलिडिटी कब तक होती है, द ऑप्शन लैप्सेस ऑन द डे ऑन विच द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों ध्यान से समझिए, ये स्कीम का जो बेनिफिट है ये उसी दिन खत्म हो जाएगा जब आपका टोटल टर्नओवर जो होगा वो इससे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला गया था कि 1.5 करोड़ का टर्नओवर था। अगर आप साल में इसको ऑप्ट करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट अगर आप दिसंबर में आते आते ये टर्नओवर आपका लैप्स हो जाता है तो लैप्स होते के साथ साथ क्या होगा, आपको इस स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। बाहर आके आप एक रेगुलर टैक्स पेयर की तरह ही टैक्स देंगे। देखिए अदर रिक्वायरमेंट्स में क्या है, मेंशन द वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस बोर्ड एंड साइन बोर्ड। अभी ये चीज इसलिए बोली गई है कि आपका जो बिजनेस प्रीमाइसेस है उसके बाहर जो आपको बोर्ड लगाना होता है वहां पे ये मैंडेटरी है कि आपको मेंशन करें कि आप एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। और ये चीज आपके सारे बिल्स के ऊपर, सारे नोटिस बोर्ड, सारे साइन बोर्ड के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इससे लोगों को पता चलना चाहिए कि वो जहां से सामान ले रहे हैं वो एक कॉम्पोजिशन डीलर है। वो आपको बिल भी कॉम्पोजिशन का ही इशू करेगा, वो टैक्स इनवॉइस इशू ना करके वो आपको देगा एक बिल ऑफ सप्लाई। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे रिकॉर्ड्स के ऊपर कि कौन कौन से वो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो मेंटेन करने पड़ते हैं कॉम्पोजिशन डीलर को। तो देखिए कॉम्पोजिशन डीलर को सबसे पहले देखिए बताया गया कि वो सारे रिकॉर्ड्स जो एक नॉर्मल पर्सन मेंटेन करता है वो मेंटेन तो करेगा,
बट क्या होगा, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बताए गए हैं जो वो मेंटेन ना भी करे तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले उसको कोई नोटिस जो है वो इशू नहीं करेंगे और वो इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किए बिना भी अपना बिजनेस कर सकता है। देखिए ये बोला गया है सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो वो है अकाउंट्स ऑफ स्टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड बाय हिम। अब इसको अगर आपने कॉम्पोजिशन लिया हुआ है तो आपको ये स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मीन्स जो ये अकाउंट मेंटेन करते थे इसको आप ना मेंटेन करिए तो भी चलेगा। एन अकाउंट कंटेनिंग details of tax paid, tax collected, ITC claim together with the register of tax invoice, credit note, debit note, delivery चालान issued और received during the tax period। अब ये जो रिकॉर्ड की जो इनको छूट दी गई है इन रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये वो सारे रिकॉर्ड हैं जो कि एक रेगुलर टैक्स पेयर मेंटेन करता है। तो अगर आप कॉम्पोजिशन में आ गए तो आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, प्लस इसी के साथ साथ क्या है आपको ये रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करने जिसमें आईटीसी का होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इस तरीके के जितने भी रिकॉर्ड हैं आप उसको मेंटेन नहीं भी करेंगे तो भी जो आपका बिजनेस है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। मीन उसकी जो कंप्लायंस है वो 100% कंप्लीट मानी जाएगी। ये चीजें उसे बेनिफिट आपको दिया गया है। आगे देखिए कुछ बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बताया गया है कि जो बिल ऑफ सप्लाई आप बनाएंगे, कॉम्पोजिशन डीलर अगर बिल ऑफ सप्लाई बनाता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए कंपोजिट डीलर जो होता है वो बिल ऑफ सप्लाई बनाता है, देयर इज नो नीड टू रेज टैक्स इनवॉइस। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कर चालान बढ़ाने में कोई आवश्यकता नहीं है। मींस क्या होता है, जो टैक्स इनवॉइस बनाना है उसकी कोई जरूरत नहीं है। कंटेंट क्या होना चाहिए, अगर आप एक बिल ऑफ सप्लाई बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई में क्या होता है, नेम, एड्रेस, जीएसटीआई नंबर ऑफ सप्लायर, आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन नंबर मींस हो गया जो कि सप्लाई कर रहा है वो अपना नाम, डिटेल, नंबर मेंशन करेगा। उसके बाद क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स इन वन मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फाबेट्स, न्यूमेरल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, हाइफन और डैश और स्लैश सिंबलाइजेस एज। मतलब ये कुछ सिंबल्स बताए गए हैं, इन सिंबल्स का यूज करके आपको हर एक फाइनेंशियल ईयर की एक यूनिक सीरीज बनानी है। मीन्स वो सीरीज कुछ भी हो सकती है। आप चाहें, सपोज अगर आपका बिजनेस का नाम ABC है तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ABC/21 अगर पिछले साल का था ये, और +001 इस तरीके की कोई भी सीरीज आप बना सकते हैं। मगर आपको ध्यान ये रखना है कि वो सीरीज साल भर कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि 1 आया तो 1 के बाद आपने 010 कर दिया फिर 012 कर दिया, ऐसा नहीं। अगर आप 1 से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से रेगुलर सीरीज आप मेंटेन करेंगे और मेंटेन करने के बाद ही जो है वो आपका क्रेडिट नोट, मतलब इस तरीके का जो आपने बिल ऑफ सप्लाई बनाया गया है वो एक वैलिड बिल ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आगे देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद इसमें होनी चाहिए डेट, मीन जो आपने बिल ऑफ सप्लाई बनाई है उस बिल ऑफ सप्लाई के अंदर होनी चाहिए डेट। उसके बाद क्या है, जो आपका रिसिपेंट है उसका आपको नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, यूनिक नंबर, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ये डिटेल्स उसकी मेंशन करनी है। उसके बाद HSN कोड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेंटेन करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, मीन्स कौन सी वो गुड्स और सर्विसेज जो आपने दी है उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके बाद है कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इनटू अकाउंट, मीन्स जो सामान आपने दिया उसकी टोटल वैल्यू कितनी है वो वैल्यू भी आपको मेंटेन करनी है। और लास्ट में सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर, मीन्स क्या हो सकता है कि अगर आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर है तो चाहे तो उसमें आप डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं, अदरवाइज उसमें आपको एक नॉर्मल सिग्नेचर करना पड़ेगा और आपका जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो भी सिग्नेचर कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक कंडीशंस थी जो कि एक बिल ऑफ सप्लाई में कंपलसरी होनी चाहिए अगर आप एक बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं। आगे चलिए दोस्तों, हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया रेगुलर टैक्स पेयर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग द ईयर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि साल के बीच में आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर ही नहीं सकते। तो अगर आप एक रेगुलर डीलर है और आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो या तो आप रजिस्ट्रेशन करते समय ले लीजिए, अदरवाइज अगर आपका साल स्टार्ट हो गया तो आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट होने से पहले ही ये स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, ऑप्शन अवेल्ड फॉर पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम से लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आपने चुनी है और आपका जो टोटल टर्नओवर है वो एग्जेम्पशन लिमिट जो है उससे ऊपर जाता है
तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी और आपको रेगुलर टैक्स पेयर की तरह ही टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बोला गया है पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम हैज टू फाइल ओनली वन एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म GSTR4 एंड टैक्स हैज टू बी पेड क्वार्टरली इन द फॉर्म GST CMP 08। दोस्तों देखिए यहाँ पे दो फॉर्म बताए गए हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले होता है CMP 08। ये जो हमारा फॉर्म होता है ये हम लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं और क्वार्टरली बेसिस पे फाइल क्यों किया जाता है? टैक्स पेमेंट के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे अगर ये जो पेमेंट के लिए फॉर्म यूज होता है वो होता है CMP 08 और दूसरा हमारा जो एक एनुअल रिटर्न जाता है GSTR4 का, ये हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जो हमारे डीलर्स होते हैं इनका रिटर्न होता है। ये हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा एनुअल रिटर्न देते हैं, मतलब साल में हमको एक ही रिटर्न देना पड़ता है, महीने महीने रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कॉम्पोजिशन में हैं तो आपको एक सिंपल ये CMP 08 फाइल करना है और दूसरा आपको GSTR4 का ये एनुअल रिटर्न फाइल करना है। इन दोनों रिटर्न्स को अगर आपने फाइल किया है तो आपके सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या बल्कि बताया गया है रिसिपेंट इज नॉट एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो आप रिसिपेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं वो आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। प्लस अगर एक टैक्सेबल पर्सन टैक्स पे करता है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए तो इस केस में उसको टैक्स कलेक्शन का भी बेनिफिट नहीं दिया गया। मींस वो जो आपको 1% चार्ज करना है वो भी अपने आप किसी भी सप्लायर, मतलब जो रिसिपेंट आपका है सप्लायर अपने रिसिपेंट से चार्ज नहीं करेगा। अगर उसको 120 रुपए का सामान बेचना है तो वो 120 रुपए के सामान में से ही 1% जो है वो अपना GST जमा करेगा। मींस 120 में वो 1% के हिसाब से 1.2 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता अपने डीलर से। उसके बाद है कॉम्पोजिशन डीलर हैज टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर एवर एप्लीकेबल। अगर आप कॉम्पोजिशन में है तो आपको RCM के तहत टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ पे? द रेट्स एप्लीकेबल टू द सप्लाईज इन द रेट एट विच GST हैड टू बी पेड। This means tax under composition scheme should not be used for reverse charge purposes. Also, no input tax credit is available. देखिए अगर आपने कोई ऐसे सामान पे टैक्स नहीं दिया है जिसको परचेज कर लाए हैं आप, तो उस पर आपको RCM के तहत ओरिजिनल रेट से टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स देने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज में ला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अब बात करेंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए कि अगर आपको कॉम्पोजिशन का एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना है तो प्रक्रिया क्या है। दोस्तों देखिए बोला गया है फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द GST द ऑप्शन इन पार्ट B ऑफ द फॉर्म GSTR REG 1 हैज टू बी एक्सरसाइज्ड। अगर आपको कॉम्पोजिशन का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको फॉर्म भरते समय ये जो GSTR REG 1 फॉर्म है इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कॉम्पोजिशन डीलर का, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ्रेश डिक्लेरेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट रिक्वायर्ड एवरी ईयर। अगर आपने ऑलरेडी एक साल इस फॉर्म को सरेंडर कर दिया, मींस इस फॉर्म को आपने ऑप्शन में ले आए हैं और ऑप्ट कर लिया और आपने अपना रेगुलर का रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया, तो आपको हर साल अलग अलग ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका जो टर्नओवर है वो वहां तक मेंटेन रहेगा, आप कॉम्पोजिशन का फायदा उठा सकते हैं। आगे देखिए बोला गया है कि स्विचिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम रेगुलर पीपल ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST। ये हम लोग स्विचिंग किस टाइप से करेंगे, मींस अगर क्या हो सकता है रेगुलर टू कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन टू रेगुलर कैसे कर सकते हैं। फाइल एन इंटीमेशन इन द फॉर्म GST CMP 02 प्रायर ऑफ द कमेंसमेंट। किसी भी साल को स्टार्ट होने से पहले आपको ये जो GST CMP 02 का फॉर्म है ये फॉर्म फिल करना है और आपको क्या करना है, फिल करने के साथ साथ file a statement in the form GSTR ITC 3 within from the start of any financial year in order to reverse tax credit। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता, वो टैक्स आपको रिवर्स करना है। तो इसी तरीके से जो ये GST CMP 02 का फॉर्म है इसमें आपको इंटीमेट करना है। उसके बाद GST ITC 03 का जो फॉर्म है ये आपको 60 दिन के अंदर फुलफिल करना है, मीन्स फाइल करना है स्टार्टिंग ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। और इस फॉर्म के माध्यम से आपके पास जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा है उसको आप रिवर्स करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी आपके ध्यान रखने के लिए। आगे देखिए बताया गया है कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों ने हमसे पूछे हुए हैं या जनरल क्वेरीज जो होती हैं उनका कुछ सवाल जवाब है। देखिए पहला है कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन 1 ईयर एंड ऑप्ट आउट इन अनदर। क्या हम किसी एक साल में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं और अगले साल बाहर आ सकते हैं? देखिए ये बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था
कि कॉम्पोजिशन स्कीम में स्विच करना ये आपके ऊपर ही है, क्योंकि ये स्कीम क्या है, वॉलेंटरी एंड ऑप्शनल। हाउएवर यू विल हैव टू कीप इन माइंड that this will affect the way you issue invoices and file your return. The declaration of can be submitted on GST portal. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक रेगुलर डीलर है और आप कॉम्पोजिशन में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीसी रिवर्स करना है। तो अगर आप ये बार बार इंटर स्विच करेंगे तो आपको ये आईटीसी रिवर्सल प्लस टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई, जितने भी चेंजेस हैं ये हर साल आपको करने पड़ेंगे, और करने के साथ साथ आप इसकी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो ये पूछता है, पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर। अगर वो अपनी टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1.5 करोड़ की लिमिट है, तो अगर वो अपनी 1.5 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाता है 1.5 लाख वाली, तो क्या होगा उसको अगर बाहर निकलना है तो देखिए यहाँ बताया गया, द ऑप्शन टू पे टैक्स इन द कॉम्पोजिशन स्कीम शैल लैप्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहले तो वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा जिस दिन भी उसने अपना टर्नओवर क्रॉस कर दिया। उसके बाद उसको एक इंटीमेशन देनी होगी फॉर्म जीएसटी सीएमपी 04 विद इन 7 डेज। ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यहाँ पे है कि 7 दिन के अंदर उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि हमारा टर्नओवर क्रॉस हो चुका है और हम अब क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन से बाहर आना चाहते हैं। हाउएवर सच पर्सन शैल बी अलाउड टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक इनपुट्स गुड्स कंटेंट इन द सेमी फिनिश्ड गुड्स। मींस क्या हो सकता है, जिस दिन वो बाहर आना चाहता है उस दिन तक उसके पास जो भी स्टॉक है उस पर जितना भी इनपुट था उस इनपुट को वो ले सकता है, और क्या कर सकता है, कैपिटल गुड्स भी जो उसके पास है उसके लिए उसको 30 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। उसमें जितना भी उसने आईटीसी लिया है वो सारा आईटीसी वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन से रेगुलर में आना चाहता है। तो अभी उसके पास जितना भी स्टॉक बचा है वो सारा स्टॉक वो यूज करके उस पर जो लगा हुआ आईटीसी है उसको क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये कॉम्पोजिशन स्कीम का जो ये पूरा सा प्रेजेंटेशन था वो यहाँ पे एंड करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना भी मैंने समझाया कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस पाठशाला। मेरा नाम कुणाल शर्मा है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिजनेस आइडिया में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की, वो है हमारा कोल्ड स्टोरेज। अब कोल्ड स्टोरेज जो होता है हमारा, एक तरीके से ये प्रोडक्ट नहीं बल्कि हमारी एक नीड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में बात करें तो बहुत सारा जो खाना है, बहुत सारा जो हमारा प्रोडक्ट है वो वेस्टेज जाता है, और उस खाने को वेस्टेज से बचा सकते हैं हम अगर हम उसको सही से प्रिजर्व करें। और प्रिजर्व करने का सही तरीका होता है हमारा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज के थ्रू आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे आप ऐसे क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जिनको आप कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, और फिर टाइम आने पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, रादर देन कि अगर हम बहुत सारा एक बार में सरप्लस में उगाते हैं और फिर उतना यूज नहीं होता या उतना कंज्यूम नहीं होता और जो बचा हुआ जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो वेस्टेज जाता है। तो उस सब चीज़ को अवॉइड करके हमारा जो कोल्ड स्टोरेज होता है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज उसी के लिए हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप कोल्ड स्टोरेज में स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक बिजनेस लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा ग्रीन पीज, यानी कि हरा मटर। अब मटर की अगर हम बात करें तो उसको आपने देखा होगा कि एक तरीके से उसके बहुत ही कम सीजन होता है कि अगर हम बात करें कि मटर उगाने का या फिर मटर जो मार्केट में चलती है उसका ये नहीं होता कि पूरा 12 महीने हमारा सीजन होता है मटर का। तो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि हमें मटर जो होता है, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत शौकीन होते हैं और बहुत से ऐसे हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा जो पीस होते हैं उनको यूटिलाइज करा जाता है। लेकिन अब इन सब डिमांड को पूरा फुलफिल करने के लिए अगर हम मटर लेते हैं और कहीं ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं और फिर हम बाद में उसको यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो होगा वो हार्म करेगा, और वो कहीं ना कहीं अपने नेचुरल स्टेट या टेस्ट में वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। और उसको वहीं अगर हमने एक कोल्ड स्टोरेज में प्लांट करा और इसको स्टोर करा तो वो एक बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा। और जो कोल्ड स्टोरेज में जो टेक्निक करते हैं वो कहीं ना कहीं होता है IQF। अब IQF जो होता है वो होता है इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। इससे क्या होता है कि हर एक पार्ट को जो आपने रखा हुआ है कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ पर हर एक पार्ट के अंदर जो एयर सर्कुलेट होती है और उससे वो जो होता है वो ठंडा करता हुआ जाता है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फास्ट फूड है, जब हम बात करें प्रीज की, तो फास्ट फूड जैसे अगर बर्गर की हो गया और भी बहुत सारे चाउमीन हो गए, नूडल्स हो गया, वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं जो हमारा पीस है उसको यूटिलाइज करते हैं और उससे हम वेरियस अलग अलग डिशेज बनाते हैं।
कॉन्टिनेंटल डिशेज हो गई या वेजिटेरियन डिशेज हो गई, तो वहाँ पर एक जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है ग्रीन पीस की, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। और इस तरीके से हम अगर कोल्ड स्टोरेज में हम उसको स्टोर करते हैं तो उस डिमांड को हम फुलफिल कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि जो हमारा डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, जो एक ग्रीन हम बात करें अगर कोल्ड स्टोरेज प्लांट में, तो वहाँ पर एक डिहाइड्रेशन टेक्निक होती है। अब ऐसा नहीं होता कि इसमें हम किसी बर्फ़ की सिल्ली या फिर हम बात करें कि आइस पैक के थ्रू हम उसमें बहुत सारे बर्फ़ रखते हैं और फिर उसके अंदर हम मटर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि वहाँ पर जो होता है वो डिहाइड्रेशन टेक्निक होती है। वहाँ पर कोल्ड हम गैसेस को रिलीज़ करते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होती, और उसको बहुत ही अच्छे से वो इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज़ करती है, और जो हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है उसको वो ठंडा करती है और फ्रीज़ करती है। अब फ्रीज़ करने से क्या होता है कि जो उनके मटर की जो हमारे पास शेल्फ लाइफ होती है, वो जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो कर सकते थे अगर हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखते हैं। लेकिन जहाँ हमने उसको ऐसे टेम्परेचर में रखा हुआ है, माइनस टेम्परेचर में रखा हुआ है, जहाँ पर जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो नहीं हो सकती, और उस वजह से जो हमारा टेस्ट है मटर का वो बरकरार रहता है, और इसी वजह से वो सीज़न बाय सीज़न चलता हुआ जाता है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत कम लोग भी हैं कि अगर वो जो फ्रोज़न मार्केट की बात करें, तो फ्रोज़न मटर जो होता है वो बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक स्मॉल स्केल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप उसको बिज़नेस को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर बात करें मार्केट पोटेंशियल की, तो मार्केट में अगर हम देखें ग्लोबली, तो ग्लोबली जो मटर का यूटिलाइज़ेशन करा गया है, वो तकरीबन इसकी जो मार्केट थी, वो $291 मिलियन थी, अगर हम बात करें 2021 में। लेकिन अगर इसके हम ग्रोथ देखें और किस हिसाब से वो बढ़ता हुआ आ रहा है, तो तकरीबन इसका जो ग्रोथ रेट है, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 8.32 के रेट से वो बढ़ता हुआ आ रहा है। और ये एस्टिमेट करा गया है कि जो 2022 में जो हमारा साल अब खत्म होने वाला है, वहाँ तक इसकी डिमांड जो है वो $314 मिलियन पहुँच चुकी है। और इसके आगे भी जो इसकी डिमांड है वो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें हर टाइम यूटिलाइज़ करता जाता है। और अगर आप इसको ग्लोबली भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर इंडिया के लिए आप इसमें फ्रोज़न टेक्निक बना रहे हैं और फ्रोज़ करके फिर आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास इमेंस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, वहाँ पर आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब दूसरा प्रोडक्ट है वो हमारा है फ्रोज़न वेजिटेबल्स। अब कोल्ड स्टोरेज में आप मटर को रख सकते हैं एक जगह, और एक जगह आप पूरे वेजिटेबल्स को रखते हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर आप ग्रोसरी शॉप में जाएँगे तो आजकल जो फ्रोज़न जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। क्योंकि हर किसी को या तो मशरूम चाहिए होता है, तो मशरूम अगर हम हर सीज़न में नहीं कर पाते, उगा पाते, तो उसको कहीं न कहीं फ्रोज़ करके रख देते हैं, और उससे भी एक लोगों के अंदर हम डिमांड की फुलफिलमेंट पूरी होती है। तो इस तरीके से हम वेरियस जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उनको हम कोल्ड स्टोरेज का रूप दे सकते हैं, वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, और वहाँ से हम उसको पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, इस जो कोल्ड स्टोरेज हम एक कोल्ड चेन बनाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद करती है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ जो है, जो कोई क्रॉप ऐसी है जो मान लीजिए सदर्न पार्ट में इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, और उसको अगर हमें नॉर्दर्न इंडिया में लाना है, वहाँ पर उसको डिमांड वहाँ पर बेचना है, तो वहाँ पूरा एक चेन बनाने के लिए हमें कोल्ड इस चेन की रिक्वायरमेंट होगी, और उस जगह ही आप इसको पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप कोल्ड स्टोरेज का एक ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं, एक कोल्ड स्टोरेज चेन ही बना सकते हैं, जिस तरीके से हर एक स्टेट से होते हुए वो हमारा वेजिटेबल जो है, वो हमारी क्रॉप जो है वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो और अच्छे से पहुँच पाए। तो इस तरीके से आप इस बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रोज़न वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें इनकी डिमांड कहाँ-कहाँ होती है, तो हाउस होल्ड्स में तो होती है, लेकिन इसके अलावा जो बहुत से रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। रोड साइड जो ईटरीज़ होती हैं, अगर छोटे-छोटे हम बात करें, जो ढाबे होते हैं, वहाँ पे भी इसकी डिमांड होती है। जो वेरियस क्लब्स होते हैं, जो हॉस्टल्स होते हैं, कैटरर्स होते हैं, और जहाँ कहीं भी फूड बनता है, वहाँ फ्रोज़न फूड्स की डिमांड होती है, क्योंकि हर कोई मान लीजिए कोई अगर फ़ॉरेन से आ रहा है, उसकी डिमांड कुछ और है, तो उस तरीके से डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो होटल्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों को रखते हैं, फ्रोज़न फ्रूट्स को रखते हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स को रखते हैं, और अपना बिज़नेस वो इसके मार्केट पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो इसका ये प्रोजेक्शन था कि 2020 में जो इसकी डिमांड थी, वो तकरीबन जो इसकी मार्केट 4.5 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी। वहीं इसका जो हमने डिमांड एस्टिमेट करा और इसकी मार्केट साइज़ देखी, तो 2030 यानी 10 साल में इसकी जो डिमांड है वो $6 बिलियन पहुँच चुकी है। और इस तरीके से जो इसका मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इंडिया में भी नहीं, अगर आप बाहर ग्लोबली भी इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल लगता है इस तरीके का बिज़नेस। इसी के साथ क्योंकि ये ईज़ी टू स्टोर होता है, लाइट वेट होता है, एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है आपको कोल्ड स्टोरेज प्लांट लगाने की, उसके बाद आप इसको आप रेंट पे भी दे सकते हैं, और इसमें आप डिफरेंट वेजिटेबल्स को रख के, क्रॉप्स को रख के आप इसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। तीसरा जो है वो हमारा कोल्ड रूम खुद है, जैसे मैंने बात करी थी, अगर हम किसी को रेंट पे देना है और कोल्ड रूम का अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज जो टेक्नीक है, जहाँ पर ये सारे वेजिटेबल्स रखेंगे, तो क्यों ना आप एक हब बनाते हैं कोल्ड रूम का,
जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे वेंडर्स होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि हमारा जो क्रॉप है, हमारी जो फसल है या हमारा जो सामान है वो सिर्फ क्रॉप ही नहीं है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स ही नहीं है। मान लीजिए किसी के पास कोई ऐसा फ्रेजाइल सा मटेरियल है जो कि एक सफिशिएंट टेम्परेचर पे चाहिए उसको, तो वहाँ पर आप इसको भी दे सकते हैं कोल्ड रूम को। और जैसे मैंने बात करी थी IQF जो टेक्निक होती है, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, वो टेक्निक इस तरीके से होती है कि वो सिर्फ बाहर के शेल को ही नहीं ठंडा करती, बल्कि अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है, अंदर जो शेल के अंदर होता है, उसको भी वो ठंडा करके रखती है। क्योंकि उससे क्या होता है कि उसका जो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बाहर की लेयर ही ठंडी हो रही है, तो उस वजह से टेस्ट भी बना रहता है और उस वजह से उसका जो नेचर है एक जो प्रोडक्ट का, वो भी पूरा बना हुआ रहता है। तो इस तरीके से ये कोल्ड रूम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी वेजिटेबल्स में या क्रॉप्स में, या फिर कोई ऐसा स्पेसिमेन है जिसमें हमें एक कोल्ड स्टोरेज के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है और उसको स्टोर करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर कोल्ड रूम की आपको इसको मदद मिल सकती है। इसी के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इको फ्रेंडली प्रिजर्वेशन की टेक्निक जो हो रही है, उसमें भी ये प्रिवेंट करता है स्टोरेज को और वेस्टेज को। तो वेस्टेज जैसे जैसे प्रिवेंट होगी तो आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे नेचर के लिए भी, क्योंकि बहुत सा जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा फूड वेस्ट है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करती है, और उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू कोल्ड रूम। और इसके मार्केट पोटेंशियल की अगर जो बात करें, कोल्ड स्टोरेज जो किस तरीके से बढ़ रहा है, तो वहाँ हमने देखा गया कि जो इसका मार्केट साइज है वो तकरीबन 119 यानी कि 120 अगर अप्रॉक्सीमेशन लें तो 120 बिलियन 2021 में था, और जो कि इसका जो हर साल ग्रो हो रहा है वो तकरीबन 13.4% रेट से, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से जा रहा है, और 2022 से 2030 तक में ये कहीं ना कहीं 13.34% रेट ग्रो करेगा। और इसकी जो जो फ्यूचर है इसका बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कई क्रॉप्स उगा रहे हैं या कुछ फसल उगा रहे हैं, और उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़रूर होने वाली है। और अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। जो चौथा हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा फ्रोजन स्वीट कॉर्न। अब स्वीट कॉर्न की आपकी डिमांड जो होती है वो हमेशा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वीट कॉर्न अगर बात करें जो मेन सोर्स है, अगर आपने देखा होगा कि जो पिज़्ज़ा बनते हैं उस पर भी बहुत से लोग जो होते हैं कॉर्न प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे आप तो स्वीट कॉर्न का जो कियोस्क होता है वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है, वहाँ पे भी लोग इसको डिमांड करते हैं। तो कॉर्न्स जो होते हैं उसको एक अच्छी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें एक अच्छे क्वालिटी के ग्रेन्स चाहिए होते हैं, और ग्रेन्स जो होते हैं मोटे होने चाहिए, स्वीट होने चाहिए, और वो कहीं ना कहीं हमें, कहीं हम क्रॉप मंगा रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए डेफिनेटली हमें फिर कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस तरीके से हमारा जो फ्रोजन स्वीट कॉर्न है उसकी डिमांड को भी फुलफिल करने के लिए हम जो स्वीट कॉर्न को फ्रोज कर सकते हैं, और फिर इसको हम एक तरीके से रॉ में भी B2C उसको सप्लाई कर सकते हैं लोगों को, या फिर अगर आप किसी वेंडर को बेच रहे हैं तो B2B आप डायरेक्ट उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप अपने फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स को सप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा बात करते हैं इसके जो कर्नल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। कोई इसको बॉईल करके करता है, कोई इसको स्टीम करके करता है, कोई पिज़्ज़ा टॉपिंग्स के लिए बनाते हैं तो उसको अलग तरीके से करते हैं। इस तरीके से इसको पूरा यूटिलाइज़ करा जाता है, और इसको लोग कहीं प्रेफर करते हैं बटर और सॉल्ट के साथ। तो इस तरीके से जो इसकी डिमांड है वो तो हमेशा बहुत बनी रहती है, और इस वजह से अगर हम बात करें कि इसका जो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छे ROI के साथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस में लाभ मिलेगा। इसके जो मार्केट पोटेंशियल है आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल स्वीट कॉर्न का मार्केट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है हर साल, मतलब 2020 से 2025 तक में ये देखा गया है कि 3.1 जो CAGR है उसके रेट से ये बढ़ेगा, और तकरीबन जो इसका एंटिसिपेट करा है जो 2025 तक इसकी जो डिमांड है वो $825 मिलियन पहुंच जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं अभी हमारी 730 मिलियन थी हमारी 2020 में, वो अब 2025 तक 5 साल में हम कहीं ना कहीं $825 मिलियन ये क्रॉस कर जाएगी मार्केट, जो कि बहुत अच्छा फ्यूचर रखती है। तो ये तो थे हमारे आज के 4 बिजनेस आइडियाज़ जो कि कोल्ड स्टोरेज पे बेस्ड थे। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे, और इसके साथ ही अगर आप डेफिनेटली इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो एक अच्छे मार्केट स्टडी के साथ आप इसको डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।